आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं आज जो है वो बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लास है वो पढ़ाऊंगा। उनका जो सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी सेकंड, उसके अंतर्गत जो उनका पार्ट है इंसेक्ट इकोलॉजी, वो मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैं आपको जो है वो पढ़ाया था इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में, यानी मैं आपको पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास आपके लिया था इंसेक्ट इकोलॉजी की। तो मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है, इंसेक्ट इकोलॉजी के कौन कौन से जो है टाइप्स हैं, कीट जो कीट पारिस्थितिकी क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, ये मैं आपको जो है वो पिछली क्लास में बताया था। आज की क्लास में मैं उसी का जो है वो जो आपके सिलेबस का आगे का पार्ट है, यानी इंसेक्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट क्या है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए छात्रों, इकोलॉजी जो होता है वह मैं आपको बताया था कि कीट और पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन करता है। इंसेक्ट इकोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, कीट एवं पारिस्थितिक कीटों का अपने वातावरण के जो घटक हैं उनके साथ क्या संबंध होता है, इसी को हम कीट पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। तो इसी का जो एक पार्ट है वो इंसेक्ट इकोलॉजी का पर्यावरण है। तो इंसेक्ट इकोलॉजी का एनवायरनमेंट क्या है, ये मैं आज की क्लास में जो है बताऊंगा कि जो इंसेक्ट होते हैं उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं आपके, वो मैं इस क्लास में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को यहीं प्रारंभ करता हूं कि जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंसेक्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट यानी आपके कीट पारिस्थितिकी का पर्यावरण क्या है, जो कीट हैं उसका पर्यावरण के साथ जो पर्यावरण के घटक हैं उसके साथ क्या संबंध है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको जानने की आवश्यकता होती है पर्यावरण की, कि पर्यावरण जो है वो क्या है। तो आइए जानते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले जो है वो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। तो जो पर्यावरण होता है, एक पर्यावरण से जो हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ हो, परिधन आवरण यानी हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ। तो जो हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ क्या है, तमाम प्रकार के प्राकृतिक कारक जो हैं, तमाम प्रकार के जो है वो आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं, जैविक कारक एवं अजैविक कारक हैं, कार्बनिक कारक हैं, जिससे हम चारों तरफ से जो है वो घिरे हुए हैं। ठीक है, आप किससे घिरे हुए हैं, आप घिरे हुए हैं वातावरण में पाए जाने वाले घटक, जैसे तापमान हो गया, आपका नमी हो गया, आपका प्रकाश हो गया, आपका मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इसी से आप जो है वो घिरे हैं। तमाम प्रकार के जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, इन सब से क्या है, हम घिरे हुए हैं। तो यही क्या है, हमारे पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो जिससे पर्यावरण किसे कहते हैं, परिधन आवरण, जिसमें जो हमारे चारों तरफ से हमको घेरे हुए हो, वही हमारा क्या होता है, पर्यावरण जो है वो होता है। तो किसी भी जीव का जो है वो, आइए देखते हैं क्या डिफिनेशन है। पृथ्वी के समस्त जीवों के समुचित विकास वृद्धि रखरखाव एवं सुव्यवस्थित जीवन क्रम को चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। किसी भी जीव के जो है वो किसी भी, चाहे वो आपका कीट हो, चाहे आपका मनुष्य हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, उसके संतुलित जीवन को, चाहे कोई पौधा ही क्यों ना हो, उसके संतुलित जीवन को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए, वृद्धि एवं विकास को समुचित मात्रा में चलाने के लिए एक समुचित पर्यावरण की जो है वो आवश्यकता होती है। साथ साथ जो है समुदाय के चारों, एक जीव जो है वो उसके समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब जो जीवों को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात दूसरे कारकों को प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहलाता है। तो जो दो या दो व्यक्तियों के जो समूह होता है, और जो दो या दो व्यक्तियों, दो के अधिक समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। जैसे मतलब दो या दो व्यक्तियों के एकत्रित को हम समूह कहते हैं, और जब वही जो है वो दो या दो से व्यक्ति अधिक समूह बन जाए तो उसे हम एक समुदाय कहते हैं। तो कोई भी समुदाय जहाँ पर हम जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रॉपर जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनके जो है वो
किसी न किसी रूप से वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वो पर्यावरण के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट जो है वो रहता है। यानी कोई भी जो समुदाय में जीव रहता है, जो समुदाय में कौन रहता है, कोई जीव ही रहता है, ठीक है। तो जो भी जीव रहता है समुदाय में, वो अपनी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकता के लिए किस पे निर्भर होता है, पर्यावरण पे निर्भर होता है। अपने जीवन यापन के लिए, पूर्ण विकास के लिए किस पे डिपेंड होता है, अपने पर्यावरण पे डिपेंडेंट होता है। इसी प्रकार से जो है वो कुछ वैज्ञानिकों ने भी जो है वो इसकी जो है डिफिनीशन जो है वो दी है। या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के जीव प्रभावित करने वाली समस्त अजैविक भौतिक यानी परिस्थितियों का सम्मिश्रण होता है। यानी जितनी भी अजैविक कारक हैं, आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैविक कारक हैं, आपके ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, इन सभी का जो है एक सम्मिश्रण है, उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। आइए जो है वो कुछ साइंटिस्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्यावरण की डिफिनीशन दी गई है। जैसे जर्मन या फिटिंग के अनुसार जो है वो जीव के परिस्थितियों का योग पर्यावरण है। कुछ जीव की जो परिस्थितियां हैं उसका योग क्या है, आपका पर्यावरण है। जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स जितने भी हैं, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक कारक हो, उसका सबका एक सम्मिश्रण, सबका योग जो है वो पर्यावरण कहलाता है। दूसरे वैज्ञानिकों यानी टॉन्सले ने जो है एक डिफिनीशन दी है, जिसके कारण जो है कहा है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। प्रभावकारी दशाएं कौन कौन सी हैं, जो जीवों के वृद्धि एवं विकास में प्रभाव डालती हैं, चाहे वो तापक्रम हो, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो नमी हो, चाहे आपका मृदा हो, मिट्टी हो, पेड़ पौधे हों, जितने भी वो फैक्टर्स हैं जो जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो है आवश्यक होते हैं, उन सारे संपूर्ण जो है वो फैक्टर्स आपके उन्हीं का जो योग होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार से टॉन्सले ने इसको डिफाइन किया है। आगे आइए देखते हैं कि पर्यावरण के जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यानी पर्यावरण के कौन कौन से कारक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पर्यावरण के जो है वो मुख्य रूप से जो है वो दो कारक होते हैं। यानी पर्यावरण एक कारकों से जो है वो सम्मिश्रित होता है, लेकिन इसकी सहजता के आधार पे इसको मुख्य दो कारकों में जो है वो बांटा गया है। पहला कारक क्या है, आपका एबायोटिक और फिजिकल फैक्टर्स है, जिसको हम अजैविक या भौतिक कारक कहते हैं। दूसरा हमारा जो है वो जैविक या कार्बनिक जो है वो कारक है, जिसको हम बायोटिक या ऑर्गेनिक फैक्टर कहते हैं। तो पर्यावरण जो है वो दो कारक जो है मुख्य रूप से पर्यावरण के पाए जाते हैं, जिसको हम पहले जो है वो अजैविक कारक यानी आपका एबायोटिक फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है इसका जो है उसको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे अजैविक कारक कौन कौन से हैं। तो अजैविक कारक में आते हैं जो आपका एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। आपका सबसे पहला होता है तापक्रम। तापक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। तीसरा हो गया प्रकाश, जिसको हम कहते हैं लाइट। चौथा हो गया वायु या इसको एयर भी कहते हैं। आपका अगला है वाटर यानी जल। अगला हो गया आपका इडाइफोलॉजिकल फैक्टर, इडाइफोलॉजिकल फैक्टर आपका हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है वो कारक होते हैं, यानी मृदीय कारक, तो ठीक है ना। जो अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है वो जीव नहीं आते हैं। अजैविक कारण यानी निर्जीव कारक। निर्जीव कारक में आपके मुख्य रूप से जो है वो तापक्रम आता है, आपका आर्द्रता आता है, आपका प्रकाश आता है, आपका जल आता है, वायु आता है, एवं मृदीय कारक आते हैं। जो मृदा से संबंधित जो है वो कारक होते हैं, वो सारे जो है वो कारक होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो है जीवों की वृद्धि एवं विकास, कीटों के वृद्धि एवं विकास पे जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो जैसा कि आप जो है वो इमेज में पीछे जो हमारी इमेज दिख रही है उसमें भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं आपके, जो अलग अलग प्रकार से कीटों को प्रभावित कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से जो है जैसे आपका जो है वो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे किस प्रकार से एक्टिविटी होती है, आपकी ह्यूमिडिटी जब होती है तो इस प्रकार से प्रभावकारी होती है, प्रकाश का प्रभाव इस प्रकार से होता है, प्रकाश के प्रति किस प्रकार से कीट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं ये आप देख सकते हैं, हवा के द्वारा किस प्रकार से जो है वो कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो उड़ करके चले जाते हैं, और अगली बार जो है वो जल के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित होते हैं कि किस प्रकार से जल का इनका प्रभाव होता है एक दूसरे पे, और कुछ मृदी कारक होते हैं यानी मृदा का क्या प्रभाव होता है कीटों पे, ये सारे जो है आपके अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। आइए हम इसको जो है आपको डिटेल में समझाते हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है हमारा तापक्रम होता है। तापक्रम का जो है वो कीटों की वृद्धि एवं विकास पे काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है। तो तापक्रम जो है वो अधिक होता है या न्यून होता है, दोनों में जो है वो कीट की वृद्धि एवं विकास जो है वो प्रभावित होता है। कीट जो होता है वो एक प्रकार से जो है वो कीटों में जो है वो अपने शरीर के अंदर जो है तापक्रम को बदलने की क्षमता नहीं होती है, वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही जो है वो कार्य करते हैं। जैसे पर्यावरण का तापक्रम अगर बढ़ गया तो कीटों के शरीर का तापक्रम भी बढ़ जाता है, और पर्यावरण अगर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का जो है वो जो है कम हो गया, इन्वायरमेंट टेम्परेचर घट गया तो कीटों के शरीर का भी टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। तो पर्यावरण के यानी वातावरण में जिस प्रकार का टेम्परेचर रहेगा, जिस प्रकार का तापमान रहेगा, कीटों का शरीर बिल्कुल उसी प्रकार से जो है वो रहता है। तो इसलिए जो है कीट अपने आप के उनके अंदर जो है तापक्रम को सहन करने की क्षमता जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, और उनका जो बॉडी होता है वो टेम्परेचर आपके जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसका टेम्परेचर घटता एवं बढ़ता रहता है। आइए जानते हैं कुछ पर्यावरण कारकों में तापक्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जो है वो कीटों के वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यकता होता है। जो सर्वाइवल कंडीशन होती है इंसेक्ट की, उसके लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है ये जो है वो आर्द्रता वर्षा वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करता है। देखिए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी कारक होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चाहे आपका तापमान हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आपका नमी हो, चाहे आर्द्रता हो, चाहे आपका जो है वायु हो, ये प्रकाश हो, ये सारे जो फैक्टर होते हैं इनको हम बदल नहीं सकते हैं। इन सब का जो है आपस में रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से, यानी एक दूसरे के सम्मिलन से ही ये जो है वो अपना एक्टिविटीज़ इनकी जो है वो बढ़ती एवं कम होती है। तो इस प्रकार से जो है वो कीट क्या होते हैं, वो असमतापी होते हैं, यानी पोक्लियोथेर्मिक होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं, पोक्लियोथेर्मिक होते हैं। इसके शरीर के अंदर तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं होती है। जैसे मैंने अब बताया जो है वो कीट के अंदर कोई तापक्रम को नियंत्रित करने की प्रणाली नहीं होती है। ये वातावरण के तापमान के अनुसार ही जो है वो वातावरण के तापमान के अनुसार ही इनके शरीर का जो तापमान होता है वो बढ़ता एवं घटता होता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये जो है अपने टेम्परेचर को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से देखेंगे इसके शरीर का जो तापक्रम है उसके चारों ओर के वातावरण के तापक्रम के समान रहता है, तथा वातावरण के ताप के साथ जो है वो घटता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कीटों के जो शरीर का तापमान होता है वो वातावरण के अनुसार जो है वो घटता एवं बढ़ता रहता है। प्रत्येक कीट जात के लिए जो है वो एक निश्चित तापक्रम सीमा की जो है वो आवश्यकता होती है। एक निश्चित तापक्रम जो जोन होता है, जो आपका निश्चित टेम्परेचर जोन होता है, वो इसके लिए जो है वो आवश्यक जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो इसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता एवं घटता रहता है। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत ही ये टेम्परेचर जो है इसके लिए आवश्यक होता है। अधिकांश कीटों के लिए जो सहजता होती है वो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। जो अधिकांश कीट होते हैं उनकी जो टेम्परेचर को, तापमान को सहने की जो क्षमता होती है वो 0 से लेकर के 50 डिग्री होती है या सेंटीग्रेड होती है। यानी जो मिनिमम आपका जो आपका न्यूनतम तापमान होता है कम से कम वो 0 डिग्री होता है, और अधिकतम तापमान होता है जो 50 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक उनके अंदर सहने की जो है वो क्षमता होती है। यानी जो लो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री तक वो आसानी से सह सकते हैं, और अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो सहने की इनके अंदर जो है वो क्षमता होती है। तो अधिकतम जो कीट, अधिकतम जो श्रेणी के, अधिकतम गण के जो कीट आते हैं उनके जो टेम्परेचर को सहने की क्षमता होती है 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। इसके बाद जो है कुछ जो है वो
उदाहरण स्वरूप कुछ ऐसे उदाहरण स्वरूप भी इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के आर्डर हैं जो अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम माइनस डिग्री तक या फिर बहुत हाई टेम्परेचर को भी सह सकते हैं। जैसे एक फैमिली होती है कुर्कुलियोनिडी होती है, इसके जो कुछ सदस्य होते हैं वो और डिप्टेरा गण के कुछ कीट होते हैं जिनकी जो है टेम्परेचर को लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है वो सह सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विशेष ऑर्डर्स हैं जैसे आपके डिप्टेरा गण हो गया, उसके अंतर्गत कुर्कुलियोनिडी फैमिली एक होती है, परिवार होता है, जिसके कुछ कीट ऐसे होते हैं जो अधिकतम 55 डिग्री तक टेम्परेचर तक जो है वो सहने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा भी जो है वो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जैसे आपके मैंटिड्स हो गए, आपके ग्रास हॉपर हो गए, ये जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हो गया जहाँ पर जो है वो रेगिस्तान जो बिल्कुल क्षेत्र होता है वहाँ पर 60 से 65 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक तापक्रम जो है वो सहने की क्षमता रखते हैं। तो जैसे आपकी जो है वो आपका ग्रास हॉपर हो गया और इसके अलावा जो है वो आपका प्रेइंग मैंटिड्स हो गया, ये इंसेक्ट क्या है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है विशेषता पाए जाते हैं। तो ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत गर्म जलवायु होती है, वातावरण वहाँ का काफ़ी गर्म होता है, तो अब भी लगभग जब आपका मई जून का महीना होता है तब वहाँ हाईली टेम्परेचर होता है, काफ़ी टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान जो है वो लगभग 60 से 65 डिग्री तक जो है वो वहाँ का पहुँच जाता है। उस कंडीशन में भी ये देखा गया है कि ये जो कीट होते हैं आपके मैंटिड्स और आपके ग्रासहॉपर, इनकी सहनशीलता जो है वो काफ़ी अधिक होती है, यानी काफ़ी हाईली टेम्परेचर को जो है ये सहन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ ऐसे कीट हैं जैसे स्नो बीटल हो गया, आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्या है ये आपका स्नो बीटल इसको बोलते हैं। ये जो आपका जो है वो स्नो बीटल है, ये जो है कुछ ऊपर के तापक्रम के अलावा जीवन निर्वाह जो है करती है, यानी इसका नाम ही क्या है स्नो बीटल है। ये लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग -1 डिग्री तक जो है वो सहन करने की जो है वो क्षमता रखती है। तो ये जो है वो लो टेम्परेचर भी जो है वो सर्वाइवल काफ़ी तक देखी गई है। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। कीटों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाला जो टेम्परेचर होता है वो हम आपको जो है वो दिखाएंगे, किस डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना जो है वो आप जो है वो जो एबेव टेम्परेचर जोन होता है, जो सहनशीलता का जो एक प्रकार का जो है कीट किस प्रकार के तापमान में अपने आप को सर्वाइवल कर सकता है, वो मैं आपको जो है आपको चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये जो है जो इनका एबेव टेम्परेचर जोन होता है, लगभग मैक्सिमम फेटल हाई टेम्परेचर जो होता है यानी अधिकतम घातक उच्च तापमान जो होता है वो 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, ये एक मैंने चार्ट दिया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तापक्रम पे कौन सा तापमान कितना जो है वो किस जोन के लिए आवश्यक होता है, कितने रेंज में जो है कौन सा इंसेक्ट जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, कितना अधिकतम है कितना न्यूनतम है। तो वैसे मैंने आपको बताया जो अधिकतम कीट वर्ग होते हैं वो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो सर्वाइवल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जैसे मैंटिड्स हो गया, आपका ग्रासहॉपर हो गया, वो अधिकतम जो है वो जो आपका अधिकतम घातक उच्च तापमान होता है उसको भी बर्दाश्त करने की जो है क्षमता रखते हैं। जैसे आपका जो है वो दिया है आपका 60 से 65 डिग्री, इसीलिए हमने मैक्सिमम जो फैटल हाई टेम्परेचर होता है वो होता है 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जो होता है फैटल हाई टेम्परेचर यानी घातक जो उच्च तापमान होता है वो होता है 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी 48 टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपका मैक्सिमम फैटल हाई टेम्परेचर होता है 60 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फैटल हाई टेम्परेचर होता है 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से जो है जो अपर वाइटल टेम्परेचर होता है यानी ऊपरन जीवन सीमा होता है वो 40 से 45 डिग्री तक जो है वो तापमान उसका होता है। इस प्रकार से जो है वो ये सर्वाइवल कंडीशन इनकी होती है। इसी प्रकार से जो है आप देख सकेंगे अपर वाइटल जो लिमिट होती है, ऊपरी जीवन सीमा होती है वो होती है आपकी 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो थ्रेशोल्ड डेवलपमेंट होता है यानी विकास की सीमा के लिए आवश्यक होता है वो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो ये जो है इसी बार फैटल लो टेम्परेचर जो होता है घातक निम्न तापमान होता है वो -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है। इसी तरह जो है वो मिनिमम फैटल लो टेम्परेचर जो होता है
न्यूनतम घातक निम्न तापमान होता है वो -4.5 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये टेम्परेचर जोन है जो कीटों के लिए जो है वो कितना फैटल जोन होता है, कितना जो है वो थ्रेशोल्ड होता है, वो मैंने इसके हिसाब से बताया है। तो जो सबसे हाईली होता है, जो उच्च घातक जो होता है वो होता है 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो घातक उच्च तापमान होता है वो 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो ऊपरी जीवन सीमा के लिए मतलब एक अपर वाइटल लिमिट के लिए आवश्यक होता है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट जो सर्वाइवल कंडीशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कीट जो है वो होते हैं 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो अपने आप को सर्वाइव आसानी से कर लेते हैं, यानी उनकी कार्यशीलता जो है अच्छी होती है। जो थ्रेशोल्ड डेवलपमेंट होता है, यानी जो विकास की सीमा को डिसाइड करते हैं, वो होते हैं आपके 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम हो रहा है तो कीटों के विकास के लिए जो अच्छा नहीं होता है। यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान कम होता है 13 डिग्री, 12 डिग्री, 10 डिग्री, तो वो जो है कीटों की विकास को प्रभावित करने लगता है, यानी उसकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये काफ़ी आपके विकास की सीमा को निर्धारित करता है। यानी अगर इससे कम होता है, 15 से कम होता है, तो उसका विकास वृद्धि रुक जाएगा। अब 15 से अधिक तक तो प्रॉपर जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट चलता रहेगा। इसीलिए हम इसको जो है वो विकास की सीमा यानी थ्रेशोल्ड लेवल में इसको हमने रखा है। अगला है फैटल लो टेम्परेचर, यानी घातक निम्न तापमान। ऐसा तापमान जो है वो घातक है, जो वृद्धि एवं विकास को पूरी तरह से रोक दे रहा है। वो कितना है आपका? वो -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जैसे स्नो बीटल होता है, वो घातक तापमान पे भी जो है वो घातक निम्न तापमान जो होता है, यानी जो आपका फैटल लो टेम्परेचर होता है, उस पर भी सर्वाइवल जो है वो होता है। इसके बाद जो है वो न्यूनतम घातक जो होता है, जैसे ये क्या था? अधिकतम घातक था, और ये क्या है आपका? न्यूनतम घातक है, यानी न्यूनतम फैटल लो टेम्परेचर। तो ये कितना होता है आपका? -4.5 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। आप लोग इसको बिल्कुल एक तरह से जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बिल्कुल जो है एक याद करके रखेंगे। आइए जो है आगे चलते हैं। आगे आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे दूसरा क्या है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? यानी जल में जो वाष्प विद्यमान होता है उसी को क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। जल वाष्प से पाई जाने वाली वायु की नमी आर्द्रता कहते हैं। यानी आपके जो है जल में जो वाष्प के रूप में नमी मौजूद होती है उसी को क्या कहते हैं? हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है कीटों की वृद्धि एवं विकास के लिए। आपके क्रॉपों को, फसल को जो है वो प्रभावित करने में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है। कीटों की क्रियाशीलता एक निश्चित आर्द्रता सीमा के अंदर अधिकतम होती है, अनुकूलतम सीमा कहते हैं। कीटों की जो क्रियाशीलता होती है वो एक निश्चित आर्द्रता सीमा के अंदर अधिक होती है, जो उनके लिए जो है वो ऑप्टिमम रेंज कहलाता है, अनुकूलनशीलता कहलाता है। तो जो एक अनुकूल जो है वो आर्द्रता होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम रेंज जो है वो इंसेक्ट के लिए ह्यूमिडिटी की कहते हैं। इसके बाद जो है वह ऑप्टिमम रेंज कीट की विभिन्न जातियों, यहाँ तक कि एक कीट की विभिन्न आवश्यकता अलग अलग होते हैं। आर्द्रता दोनों दशाओं में जो है वो क्रियाशीलता उनके जीवन को प्रभावित करती है। तो जो ऑप्टिमम रेंज होती है जो आर्द्रता की, वो कीटों के वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छी होती है। तो उसी आर्द्रता का जो है वो जो है वो उस पर क्या होता है? जो ऑप्टिमम रेंज होता है ह्यूमिडिटी की, उस पर जो है कीट जो है वो क्रियाशील होते हैं, उनकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर वो रेंज जो ह्यूमिडिटी की घट या बढ़ जाती है तो उनकी क्रियाशीलता जो होती है वो प्रभावित होती है। क्रियाशीलता का मतलब जो उनके कार्य करने की क्षमता, यानी फसलों को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, वो जो ऑप्टिमम रेंज होती है ह्यूमिडिटी पे, उस पर डिपेंड करती है। अगर वो ऑप्टिमम रेंज बढ़ती है या घटती है तो उससे कारण जो है उनकी जो एक्टिविटी होती है, फसल को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, वो जो है वो घट बढ़ जाती है। तो आगे आइए जानते हैं। इसके लिए जैसे अधिक नमी की अवस्था में जो है वो देखा गया कि शहतूत कीट के लार्वी क्रीम कोष में नहीं बदल पाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये देखा गया है, जो आपका जो है वो आपका सेरिकल्चर का जो इंसेक्ट होता है, जो आपका रेशम कीट होता है, बॉम्बिक्स मोराई जो इंसेक्ट होता है,
वो जो है क्या करता है कि अधिकतम अगर आपकी जो है वो अगर अधिक नमी हो जाती है इन्वायरमेंट में, ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो उसके जो लार्वी होते हैं वो जो है वो प्यूपा में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। किसमें जो है वो प्यूपा में जो है वो परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो लार्वा जो है प्यूपा में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं अधिकतम नमी के कारण। तो नमी का प्रभाव जो है वो रेशम कीट पे जो है वो इस प्रकार से जो है वो पड़ता है। और दूसरा है कि देखा गया है कि जो रेगिस्तानी टिड्डी होती है, जिसको हम सिस्टोसेरिया ग्रेगेरिया के नाम से जानते हैं, तो वो जो है भूमि का तापक्रम 32.5 से +-5 डिग्री सेंटीग्रेड से 80% नमी होने पर अंडे देती है तथा उसके विकास के लिए यह दशा अनुकूल होती है, ठीक है ना। तो जो रेगिस्तानी जो टिड्डी होती है, जिसको हम ग्रेगेरिया आपका जो है सिस्टोसेरिया ग्रेगेरिया के नाम से जानते हैं, वो जो है वो अगर भूमि का तापमान 32 डिग्री +- है तो उसमें 80% नमी होने पर ही अंडे देती है। यानी अगर मिट्टी में जो है वो नमी की मात्रा अच्छी है, आपके वातावरण में वहाँ पर जिस एरिया में वो एग लेइंग करती है, आपकी जो टिड्डी होती है वहीं एग लेइंग करती है जहाँ पर आर्द्रता अच्छी होती है। आपकी नमी में जो है वो नमी जो है वो मिट्टी में अच्छी होती है, क्योंकि ये अपने जो ओविपोजिटर होते हैं, जो इनके अंड देने का पिछला भाग होता है, वो वहीं पर जो है वो धंसाते हैं जहाँ पर जो है नमी जो है वो 80% तक होती है। और जो आपके नदियों किनारे वाला क्षेत्र होता है, तालाबों के किनारे वाला छिछला क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये जो है ज़्यादातर जो है वो एग लेइंग करती हैं। तो जहाँ पर नमी होती है वहीं पर जो रेगिस्तानी जो आपकी टिड्डी होती है, आपकी सिस्टोसेरिया ग्रेगेरिया होती है, वहीं पर जो है वे अंडे जो है वो देती है। तो इस प्रकार से जो है वो नमी का यानी ह्यूमिडिटी का कीटों के वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव जो है वो पड़ता है। इसी प्रकार से जो है अगला पॉइंट है जो है प्रकाश यानी लाइट। तो प्रकाश का जो है वो कीटों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कीटों के अंदर जो है वो प्रकाश प्रपंची ग्रंथियां होती हैं, जो कीटों को जो है वो प्रकाश के प्रति अट्रैक्टेंट करती हैं। यानी कीट जो है वो प्रकाश के प्रति जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं। किसके कारण होते हैं? इसके अंदर जो है वो प्रकाश प्रपंची ग्रंथियां जो है वो लाइट अट्रैक्टेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसके द्वारा जो है कीट जो है वो आकर्षित होते हैं प्रकाश के प्रति। जैसे हम कोई बल्ब अगर जला देते हैं बरसात के दिनों में, तो बहुत सारे कीट जो है वो झुंड के रूप में पूरा देखिए गर्मी के दिनों में बरसात में ज़्यादातर वही बल्ब के चारों तरफ मंडराने लगते हैं। तो इस क्यों होता है? क्योंकि कीट जो है वो प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है वो प्रकाश प्रपंची ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। तो प्रकाश का जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कीटों के वृद्धि एवं विकास के लिए। कई सारे इंसेक्ट होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, अंधेरे में वो है फसलों को नहीं प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो रात्रि में फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और जब सुबह होता है प्रकाश होता है तो उस समय फसल को प्रभावित नहीं करते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो सुबह ज़्यादा फसल को प्रभावित करते हैं, शाम को प्रभावित करते हैं, दिन में नहीं करते प्रकाश की उपस्थिति में। कुछ ऐसे कीट होते हैं जैसे जो सुबह ज़्यादा जो है शाम को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, रात में नहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो कीटों का अलग अलग जो है वो हैबिटेट होता है, प्रकाश का अलग अलग कीटों पे जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है वो कीटों की जैविक क्रियाओं के लिए जो है वो जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए प्रकाश काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो फैक्टर होता है। प्रकाश की अवधि जो है इन पे काफ़ी प्रभाव को जो है वो डालती है। इसी प्रकार से जो है वो इसका प्रभाव कीटों पे डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण पर पड़ता है। प्रकाश की गति क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। जैसे आपका धान का जो फुदका होता है, जिसको हम नेफोटेटिक्स के नाम से जानते हैं, वो गर्मी तथा नमी युक्त शाम की दशा में प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। यानी जो आपका जो है वो लीफ हॉपर इंसेक्ट होता है, जो राइस लीफ हॉपर होता है, धान का फुदका कीट जो होता है, वो गर्मी के दिनों में जो है वो शाम के समय जब लाइट जलती है देखिए, तो उसके प्रति बहुत तेज़ी से अट्रैक्टेड होते हैं। तो इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो शाम के समय जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे आप मान लीजिए बाइक से आप जा रहे हैं रोड पे धान के खेत के आसपास, तो
तो आप देखेंगे कि आपके लाइट के सामने बिल्कुल जो है वो काफ़ी लीफ हॉपर जो है वो लाइट के प्रति अट्रैक्टेंट होते हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जो है वो आकर्षित होते हैं जो आपकी गाड़ी की लाइट होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि शाम के समय इनकी एक्टिविटीज जो है वो ज़्यादा होती है, यानी शाम के समय जब अंधेला होता है उस समय प्रकाश के प्रति जो है वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से जो है वो मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनकी क्रियाशीलता प्रकाश की उपस्थिति में अधिक होती है। यानी आप मधुमक्खियों को कहीं जो है आप देखिए तो जब प्रकाश अगर कोई जल रहा है, बहुत सारी मधुमक्खियां जो है वो आपके लाइट की तरफ, बल्ब की तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्टेड होती हैं। तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो भी प्रकाश की तरफ जो है वो उनकी जो क्रियाशीलता होती है, उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो प्रकाश में ज़्यादा होती है और अंधेरे में जो है वो कम होती है। तो इस प्रकार से उनके लिए भी काफ़ी प्रभावकारी जो है वो प्रकाश होता है। अगला हम देखते हैं कि कीटों की वृद्धि एवं भोजन, प्रजनन, अंडे देने के, फूटने के लिए जो है वो प्रकाश का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कीटों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, आपके एग लेइंग करने के लिए, अंडों के फूटने के लिए, अंडे से लार्वा में परिवर्तित होने के लिए प्रकाश का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर प्रकाश की दर जो है ये घट बढ़ जाती है तो ये जो क्रिया होती है कीटों की, जो दैनिक क्रिया होती है वो जो है वो प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार से भौगोलिक प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की इस अवधि को दीप्त काल यानी फोटो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो जो प्रकाश जो है वो कीटों को जो मिलता है वृद्धि एवं विकास के लिए, प्रतिदिन जो उनकी अवधि होती है उसको फोटो पीरियड के नाम या दीप्तकाली के नाम से जो है वो जानते हैं। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इस वायु का क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो वायु जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर होता है कीटों की वृद्धि एवं विकास के लिए। जो वायु कारक जो होता है वो सदा अधिक दबाव से कम दबाव की होता है। जो वायु का फ्लो होता है वो हमेशा जो है वो अधिकतम दबाव से जो है वो अधिक दबाव से वो कम दबाव की ओर जो है वो आता है। जो विंड वेनेशन होता है वो अधिक दबाव से जो है कम दबाव की ओर होता है। इसी प्रकार से जो ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में तथा समुद्र तटीय पर सदैव तेज हवा चलती है तो कीटों की क्रियाशीलता जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है ना, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हवा की गति जो है बहुत तेजी से होती है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर हवा बहती है। तो वहाँ पर जो है वो इंसेक्ट की जो क्रियाशीलता है, कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है। किस प्रकार से, जब तेजी से हवा चलेगी तो वो उड़ जाएंगे उसी के साथ में, तो उनकी कार्य जो है वो प्रणाली कैसे हो पाएगी, वो कार्य जो है सही रूप से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है उनके मूवमेंट जो है वो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी एक बैरियर्स जो है वो प्रकाश जो है वो अवरोधक का काम करता है उनकी क्रियाशीलता के लिए। और वायु के कीटों के विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में जो है वो बहुत आवश्यक होती है। तो जो हवा होती है वो कीटों के विस्थापन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक जो है वो होती है। कई सारे ऐसे छोटे कीट होते हैं जैसे लीफ हॉपर होते हैं, आपके एफिड्स यानी माहू होते हैं, लेस विंग्स होते हैं, छोटे फुदके होते हैं। ये जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी हजारों किलोमीटर जो है वो हवा के साथ उड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाता है और तेजी हवा से जो है इनकी काफ़ी जो है इनकी संख्या भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से नेचुरल कंट्रोल भी जो है इनका हो जाता है। इसी प्रकार से जो है वो कम उड़ने की क्षमता रखने वाले यानी वीकर जो फ्लाई होते हैं, वीकर फ्लाई कौन होते हैं, जो छोटे कीट होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं जैसे माहू हो गए, फुदके हो गए, एफिड्स हो गए, लीफ हॉपर हो गए, ये तेज हवा का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो हजारों किलोमीटर तक जो है वो उड़ जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो विस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हवा का काफ़ी प्रभाव जो है वो इनके ऊपर पड़ता है। कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो हवा के मूवमेंट से जो है वो मूवमेंट करते हैं, हवा की गति से जो है एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जो है वो चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका मूवमेंट जो है वो होता है और इनके जीवन पे इनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर जो है इंसेक्ट जो है वो छोटे इंसेक्ट जो है वो कम पाए जाते हैं, जहाँ पर हवा गति मध्यम होती है वहाँ छोटे इंसेक्ट अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हवा भी इनके जीवन को प्रभावित करती है। आगे जानते हैं हम
जल या वर्षा के कारण, तो जल भी जो है वो मुख्य जो है वो आपका जो है वो स्रोत होता है। आपके इंसेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, इंसेक्ट ग्रोथ के लिए जल कारक जो होता है वो काफ़ी प्रभावकारी जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो है मुख्य स्रोत के रूप में अवक्षेपण, वर्षा, रेनफॉल और स्नोफॉल, ओले, हेल्स का गिरना, ओस, ड्यू, पाला, अवक्षेपण उपस्थित आता ह्यूमिडिटी के दौरान संघनन से उत्पन्न होते हैं। तो जो जल होता है वो किस फॉर्म में होता है? वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। आपके स्नो हो गया, आपका रेनफॉल हो गया, आपका जो है हेल्स, ओले पड़ना हो गया, तो ड्यू हो गया, मिस्ट हो गया, ये तमाम जो है वो जल से ही बने हुए जो अलग अलग जो है वो कारक होते हैं। तो इन सब का जो है वो कीटों पे जो है वो काफ़ी प्रभाव जो है वो होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो जल होता है वो जो है वो दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं तथा कीटों जो है वो, जैसे आपकी लार्वी जो है वो जल में रहते हैं जबकि उनके प्रौढ़ शुष्क स्थानों से मच्छर के रहते हैं। तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनके जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपके शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो जल में रहना जो है वो पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे जो विभिन्न कीटों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मानसून की जब प्रथम वर्षा होती है तो जैसे आपके दीमक हो गए, पंख युक्त प्राण हो गए, वो ज़मीन से जो है वो बाहर निकल आते हैं। तो जैसे ही पहली बरसात होती है तो वैसा जो दीमक होता है उसमें विंग्स डेवलप हो जाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं, काफ़ी संख्या में जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार जल के द्वारा उनका जो है वो उनकी जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का वो स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो सफ़ेद गिडार होती है वो जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के पश्चात जो है वो ज़मीन से तब बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कि भूमि में पर्याप्त नमी नहीं होती है। जो आपकी सफ़ेद गिडार होती है, आपकी वाइट जो ग्रब होती है, वो जो है वो तब तक ज़मीन से नहीं निकलती है जब तक कि मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती है, यानी नमी की अवस्था में ही जो है वो कार्य करती है। तो जल जो है वो काफ़ी आवश्यक होता है कीटों के लिए। जैसे मिट्टी में क्या है, अगर नमी होगी तभी उसमें जो है वो अंडे देती है। कौन देता है? आपके रेगिस्तानी टिड्डी। तो नमी की मात्रा अगर 80% है तभी वो एग लेइंग करती है। नमी जो होती है वो कीटों के विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मिट्टी में अगर मृदा में नमी है तो आप मिट्टी को खोदने के लिए, उसमें छिद्र करने के लिए आपको कीटों को काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर सूखी मिट्टी है तो कीट जो है वो मिट्टी के अंदर सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, सही से उनका प्रवेश जो है वो नहीं हो पाता है। तीव्र से जब वर्षा होती है, जब आपकी बरसात तीव्रग्रस्त होती है तो कुछ छोटे स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, जैसे आपके एंट हो गए, फ्लाइज हो गई, आपके एफिड्स हो गए, वो जो है रन ऑफ होके एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पे जो है वो चले जाते हैं। उनका मूवमेंट जो है वो हो जाता है। इस प्रकार से इनकी संख्या भी नियंत्रित हो जाती है। तो जल भी काफ़ी आवश्यक कारक है इनके ग्रोथ होम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वो जल पढ़ चुके। इसके बाद होता है कुछ मृदीय कारक होते हैं, इडाइफिक फैक्टर्स होते हैं, जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कीटों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक अंग होता है। तो मृदीय कारक जैसे आपके यानी मृदा संबंधित, मृदीय कारक का मतलब हो गया आपके मृदा से संबंधित जो कारक होते हैं। तो जो है मृदा एक जटिल माध्यम होता है, इनके भौतिक एवं रासायनिक जो है वो साथ साथ संरचना, गुणन, टेक्सचर और स्ट्रक्चर जो है वो कंपोजिशन से सम्मिलित होते हैं। तो मृदा जो होता है वो एक प्रकार से जो है वो काफ़ी उनका फॉर्मेशन जो है वो जटिल माध्यम से होता है। मृदा के जो है वो संरचना, आपकी मृदा के जो है भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना जो है वो प्रकार से वो कीटों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। यानी उनकी जो संरचना होती है, क्योंकि कीट क्या होता है, कई सारे कीट मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में एग लेइंग करते हैं, मिट्टी में लार्वी में कन्वर्ट होते हैं, मिट्टी में प्यूपा में जाते हैं। तो मिट्टी के जो बनावट होती है वो भी कीटों को जो है वो वृद्धि एवं विकास को जो है वो प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मिट्टी होती है पृथ्वी में चट्टानों के अपक्षय से बनती है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के डिग्रेडेशन से, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के विघटन से जो है वो मिट्टी का जो है वो निर्माण होता है, जिसको हम जो है वो मृदा के नाम से जानते हैं। इसमें जो है वो मिनरल मैटर पाया जाता है, आपके तमाम प्रकार खनिज पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, जिसमें आपका सॉयल वाटर होता है, ह्यूमस होता है। मृदा में वायु, मृदा में क्या होता है, मृदा वायु पाई जाती है, मृदा में वाटर मौजूद होता है यानी जल मौजूद होता है।
किसमें मौजूद होता है? केशिका नली में मौजूद होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मिट्टी में तमाम प्रकार खनिज तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, और मिट्टी में ही जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो आपके जो है वो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, जिसको हम जीवाश्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं। ये सारे मिट्टी में जो पदार्थ पाए जाते हैं, ये भी कीटों की वृद्धि एवं विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा यानी कार्बनिक पदार्थों यानी सड़े गले पदार्थों की मात्रा अगर मिट्टी में अधिक है तो उसमें कीट जो है वो ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। अगर मिट्टी में जो है अम्लीय है, क्षारीय है, तो उसमें जो है वो यानी आपके न्यूट्रिएंट लेस मिट्टी है तो उसमें कीटों की वृद्धि एवं विकास जो है वो सही से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जिनकी जो है वो जैसे आपकी दोमन मिट्टी हो गई, वह कीटों के विकास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। जो आपकी लूमी सॉइल होती है यानी दोमन मृदा होती है, वो कीटों की वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपकी जो कुछ ये है कीटों के डिगिंग के लिए, सुरंगें बनाने के लिए, बरोइंग के लिए वह मिट्टी क्या होती है? उपयुक्त होती है। ठीक है, जो डिगिंग इंसेक्ट होते हैं, जो आपका छेद करने वाले इंसेक्ट होते हैं मिट्टी में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, लूमी सॉइल होती है, हल्की मृदा जो होती है, उनके वृद्धि एवं विकास के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इस प्रकार से जैसे आपके एक कीट होता है कटुआ कीट, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम जो है वो एग्रोटिस स्पिलेन के नाम से जो है जानते हैं। जो कटुआ कीट यानी जड़ों को जो काट देता है, जैसे आपका ग्राम कटवर्म हो गया, वो किस में रहता है? मिट्टी में रहता है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए काफ़ी हल्की बलुई दोमट में मिलता है। ठीक है ना, जहाँ पर काफ़ी हल्की बलुई दोमट मृदा होती है वहाँ पर जो है वो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? उसमें उसकी क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है, जो उसको फसल को प्रभावित करने की जो ताकत होती है उसमें उसकी बढ़ जाती है। तो वह जो है वो इसमें मौसम परिवर्तन, तापक्रम अथवा नमी परिवर्तन होने पर आसानी से आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे प्रवेश कर सकता है। यानी जो भी तापक्रम परिवर्तन होता है, नमी में परिवर्तन होता है, तो अगर हल्की मिट्टी है तो जो कीट आपका कटवर्म होगा वो आसानी से मूवमेंट कर लेगा और फसल को जो है वो प्रभावित आसानी से कर लेगा। तो कटवर्म कीट जो होता है यानी आपका जो कटुआ कीट होता है, वो जो है वो आपका जो हल्की बलुई दोमट मृदा होती है उसमें उसकी क्रियाशीलता जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है कीट में हम कह सकते हैं कि जो मृदीय कारक जो मृदा होती है वो कीटों की क्रियाशीलता के लिए जो है वो काफ़ी आवश्यक होती है। इसके प्रकार से जो है वो जैसे सफ़ेद गिडार होती है यानी वाइट ग्रब जो होती है, जो आपका जो है वो सफ़ेद कलर का जो इंसेक्ट दिखती है, सफ़ेद कलर की जो सूढ़ी दिखती है, आप अक्सर जो है जब आप गहरी जुताई करते हैं मिट्टी में तो जो है उसमें आपको ज़्यादातर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे आलू का खेत, आपने आलू खेती कर रहे हैं तो जब आलू की आप कटाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आलू की हार्वेस्टिंग करने के बाद जब गहरी जुताई करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वाइट ग्रब जो है वो दिखेगा अक्सर। तो इस प्रकार से जो है वो मिट्टी में जो है जो जहाँ पर अच्छी नमी होती है, आपकी अच्छी वायु संचार होता है, जिस मिट्टी में नमी की मात्रा अच्छी होगी, वायु संचार अधिक होगा, कार्बनिक मैटर जो है अधिक पाया जाता है, वहाँ पर जो है वो सफ़ेद गिडार जो है वो यानी वाइट ग्रब जो होती है वो अधिकतर जो है वो पाई जाती है। तो ये जो है वो वहाँ पर अधिक पाई जाएगी। लेकिन जहाँ पर जो है वो अधिक जल भराव वाली भूमि है वहाँ पर ये कीट जो है वो नहीं पाया जाता है। यानी जो वाइट ग्रब होती है वो जहाँ पानी भरा वहाँ पर नहीं मिलती है, जहाँ पर जो है वो अच्छा वायु संचार होगा, सूखी होगी मिट्टी और जल निकास अच्छा होगा, वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है मिट्टी में। तो इस प्रकार से मृदा जो होती है, मिट्टी की जो बनावट होती है, मिट्टी का जो संगठन होता है, वो भी कीटों की वृद्धि एवं विकास, उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। तो ये सारे जो है वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके जो है वो आपके एबायोटिक फैक्टर्स में जो है वो आते हैं। तो जितने भी ये अजैविक कारक हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सारे जो है वो किस प्रकार से आपके कीट के जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से उसमें संगठित होते हैं, ये आप बिल्कुल जो है वो समझ में आपको आ गया है। इसके बाद जो है मैं अगली क्लास में आपको जो है ये जो एबायोटिक फैक्ट आपके जो बायोटिक फैक्टर्स हैं यानी जो जैविक कारक हैं, कार्बनिक कारक हैं, उसके बारे में मैं जो है आपको पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।